हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 जिसमें हम इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस उसे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्कस किया था कि जब इंडिया आज़ाद हो गई थी तब हमारे देश का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसके क्या कंडीशंस थे और किस तरह के फीचर्स थे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के, और जो भी कंडीशंस थे उसके कारण क्या थे, कॉजेज ऑफ द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर हम लोगों ने देखा था। आज की क्लास में हम उसके आगे के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो आज का होगा हमारा, उसमें हम जस्ट लाइक द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिस्कस करेंगे। और आज के टॉपिक में हम डील करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी के वक्त इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या स्थिति थी हम वो जानेंगे। ठीक है। सो जैसा कि हम लोगों ने देखा हुआ है कि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी अंडर डेवलप था और थोड़ा बहुत हमें ये आइडिया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा अंडर डेवलप था, इसका मतलब है कि देश में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका भी कुछ खास डेवलपमेंट नहीं था और वो भी अंडर डेवलप था। तो इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात अगर हम कर रहे हैं तो हमारे देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पाया था। India could not develop a sound industrial base during British colonial rule। तो जो जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे उसके अंदर इंडिया में इंडस्ट्रियल बेस की अगर हम बात करें तो वो एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस की बात करें तो वो हमारे देश में डेवलप नहीं हो पाया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए कुछ भी नहीं किया था। इनफैक्ट जो भी उन्होंने पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग फॉलो करी थी वो सारी की सारी अपने खुद के इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए थी। तो इस वजह से इंडियन इकोनॉमी का इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो कम्प्लीटली अंडर डेवलप रहा। मतलब हमारे देश में अगर हम बात करें मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी क्या हालत थी, तो जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ थे उनका जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो रहा। बिल्कुल भी वो तेज़ी से हमारे देश में डेवलप नहीं कर पाए, बहुत धीरे धीरे। और आज़ादी के वक्त तो हमारे देश में कोई ख़ास इंडस्ट्रीज़ थी भी नहीं, सिर्फ 2 बड़े इंडस्ट्रीज़ थे उस वक्त, आयरन इंडस्ट्री एंड स्टील इंडस्ट्री। जो कि एक कोलकाता में था और दूसरा जमशेदपुर में था। इसके अलावा हमारे देश में बड़े उद्योगों की स्थापना या उनके विकास, उनके ग्रोथ, इन सब पे किसी भी तरह से खास ध्यान नहीं दिया गया था। उसके अलावा हमारे देश में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थे, जो भी हमारे देश के पुराने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हुआ करते थे वो भी हमारी कंट्री में डेवलप नहीं हो पाए थे, बल्कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को तो और नुकसान उठाना पड़ा और धीरे धीरे उन इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उनके डेवलपमेंट में कमी देखी गई और धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ बंद भी
होते चले गए। तो हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर के मामले में कुछ ऐसी बातें थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और आज़ादी के वक्त भी इन्हीं बातों को कंटिन्यू किया गया। इंडिया में गवर्नमेंट जो थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर में जिस पॉलिसी का अडॉप्शन किया था उस पॉलिसी का नाम है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा जो पॉलिसी का अडॉप्शन किया गया था, दैट पॉलिसी इज नोन एज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि जो मौजूदा इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी बंद कर देना, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो इसका मतलब है न्यू इंडस्ट्रीज़ का सेटअप। इसमें अगर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि जो इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं उसको भी बंद कर दिया जाए। और ये जो पॉलिसी उन्होंने फॉलो करी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इसमें उन्होंने दो बातों को शामिल किया था कि कैसे इंडियन इंडस्ट्रीज़ को बंद किया जाए। तो इसमें उन्होंने दो स्टेप्स कह सकते हैं आप, उन्होंने फॉलो किए, दो बातों को शामिल किया, जिसमें से पहली बात थी कि इंडिया को सप्लायर बना दो रॉ मटेरियल का। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल रहेगा ही नहीं, जिससे कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इंडिया को एक सप्लायर या एक्सपोर्टर बनाया गया रॉ मटेरियल का। और दूसरा, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी के जो ह्यूज मार्केट है उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया को इंपोर्टर बना दिया फाइनल गुड्स का, कि भाई फाइनल गुड्स को हम खरीदते हुए अपने देश में यूज़ करें ताकि हमारे देश के लोगों की ज़रूरतें पूरी होती रहे। जिस भी तरह की प्रोडक्ट की ज़रूरत है वो हमें ब्रिटेन की इकोनॉमी से मिल जाया करता था, और उस वजह से हमारी इकोनॉमी खुद कभी अपने देश में इंडस्ट्रीज़ को उसके डेवलपमेंट को प्रमोट न कर पाए। साथ ही साथ रॉ मटेरियल यहाँ से खाली कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, जिससे कि हमारे देश में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सेटअप ही ना हो पाए, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल अवेलेबल हो ही नहीं पाएगा। और इस तरह की पॉलिसी हमारे इकोनॉमी में फॉलो की गई बाय द ब्रिटिशर्स। अब इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण इंडिया में अगर हम कहें कि इम्पैक्ट क्या पड़ा ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का, तो जो इम्पैक्ट पड़ा उसमें सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ा कि जितनी भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी वो धीरे धीरे बंद होती चली गई। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ देखने को मिला। जितनी भी हस्तकला या हस्तशिल्प से संबंधित उद्योग थे हमारे देश में वो बंद हो गए, उनका प्रोडक्शन बंद हो गया, क्योंकि एक तो कि उनके प्रोडक्ट को ब्रिटेन के गुड्स से कंपटीशन करना पड़ता था, और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हैंडमेड होते थे, ब्रिटेन से जो गुड्स आते थे वो मशीन मेड्स होते थे। दोनों के बीच में कंपटीशन होने के कारण हमारी इकोनॉमी का जो गुड है वो काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि कंपटीशन से बाहर हो जाता था। और दूसरा जो इम्पैक्ट देखने को मिला वो था स्लो प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। जितनी भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी उनका प्रोग्रेस हमारी इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो हैं वो बंद होते चले गए। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के बंद होने का कारण अगर देखें कि क्या वजह रही कि देश में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ बंद हो गए, तो एक तो बहुत बड़ी वजह कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो किया गया उसके कारण इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ पर बुरा असर पड़ा, और वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो धीरे धीरे बंद होते चले गए, उनका खात्मा होता चला गया। जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है कि क्यों ऐसा हुआ, तो इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। देखिए अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इंडियन इकोनॉमी के
हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को नुकसान पहुंचाने के लिए टैरिफ पॉलिसी को अडॉप्ट किया और डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का अडॉप्शन किया। इस पॉलिसी में क्या किया उन्होंने कि इंडिया में, अच्छा टैरिफ का मतलब क्या होता है, तो टैरिफ एक ऐसी पॉलिसी है, इट इज़ अ टाइप ऑफ टैक्स जो कि इम्पोज किया जाता है, लगाया जाता है किस पे, तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे, इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी टैक्सेस लगते हैं उसको हम टैरिफ के नाम से जानते हैं। अब टैरिफ का ऐसा है कि आप अपनी इकोनॉमी से कोई प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में बेच रहे हैं तो उस देश की जो सरकार होगी वो आपके ऊपर टैरिफ लगाएगी। सिमिलरली आपके देश में अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति कोई अपना सामान बेचना चाहता है तो आप उस कंट्री पर, उस कंट्री के सप्लायर पर टैरिफ लगा सकते हैं। तो टैरिफ कुछ इस तरह से लगाया जाता है। अब इस टैरिफ पॉलिसी को काफ़ी डिस्क्रिमिनेट किया गया बाय द ब्रिटिशर्स, और उन्होंने क्या किया कि इंडिया में फ्री कर दिया, उन्होंने फ्री कर दिया एक्सपोर्ट को, वो भी रॉ मटेरियल्स के, रॉ मटेरियल्स की बिक्री को उन्होंने ब्रिटेन में फ्री कर दिया, ताकि अगर हम रॉ मटेरियल बेचते हैं तो हमें किसी भी तरह का कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा ब्रिटेन की गवर्नमेंट को। एक तो उन्होंने ऐसी पॉलिसी बना दी, साथ में उन्होंने ये पॉलिसी बना दी कि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं फाइनल गुड्स को तो उस पर टैरिफ लगेगा और काफ़ी हाई टैरिफ लगाया जाएगा, काफ़ी ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे फाइनल गुड्स को, यानी कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को अगर हम बेचते हैं तो उसके बिक्री पर हमें ज़्यादा मात्रा में टैक्स देना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम रॉ मटेरियल्स बेचते हैं तो उस पर हमारा जो एक्सपोर्ट था वो फ्री कर दिया गया था। साथ ही साथ जो फाइनल गुड्स इंडिया में आते, जो फाइनल गुड्स इंडिया में ब्रिटेन के द्वारा भेजे जाते, उन फाइनल गुड्स के इंपोर्ट को भी इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ में उन्होंने फ्री कर दिया था। कि मतलब हम फाइनल गुड्स जब ब्रिटेन हमें बेचेगा तो हम उसके ऊपर चार्जेस नहीं लगा सकते हैं, दैट वाज फ्री, उसको तो उन्होंने फ्री कर दिया इंपोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स। और हम अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को अगर बेचना चाहेंगे उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम रॉ मटेरियल्स बेचना चाहेंगे तो उस पर हमारा कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये प्रमोट किया कि हम अपने रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट को बढ़ा दें, क्योंकि उसको फ्री कर दिया था, और टैरिफ लगा करके उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बंद कर दिया, या कह सकते हैं आप रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, और फाइनल गुड्स के खरीद को भी फ्री कर दिया था। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि हमारे देश में जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं उनकी बिक्री बंद हो जाए, लोग जो हैं वो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट विदेशों में न खरीदें, ताकि हम बेच ही ना पाएँ, क्योंकि बेचने के लिए तो हमें पहले हैवी अमाउंट में चार्जेस पे करने पड़ते, तो हम बेच ही ना पाएँ क्योंकि उस पर हमारा टैरिफ लग गया था। और अगर रॉ मटेरियल बेचते हैं तो वो फ्री में बेच दें, ताकि हम रॉ मटेरियल को ज़्यादातर मात्रा में एक्सपोर्ट कर दें ब्रिटेन की इकोनॉमी को। और इस तरह से डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी के इंट्रोडक्शन से हमारे देश का जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ था, उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, और वो प्रोडक्ट्स का जो डिमांड पहले विदेशों में होता था वो धीरे धीरे घट गया, और हमारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो धीरे धीरे बंद होती चली गई। सिर्फ इतना ही नहीं, नेक्स्ट पॉइंट है लो प्राइज्ड मशीन मेड गुड्स। ब्रिटेन की इकोनॉमी से जो फाइनल गुड्स इंडिया में बेचे जा रहे थे या जो ला करके हमारे देश में सप्लाई किया जा रहा था, वो फाइनल गुड्स, वो तैयार वस्तुएं जो ब्रिटेन से आ रही थी, एक तो कि वो मशीन मेड्स थी,
मशीन मेड होने के कारण वो वस्तुएं जो हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा सफाई के साथ बनी हुई थी, और मशीन मेड होने के कारण उनकी जो कीमतें थी वो भी कंपैरेटिवली कम थी। अब लो प्राइस्ड गुड है और वो भी मशीन मेड्स है, विच मीन्स कि ज़्यादा फिनिश्ड है, जो कि ब्रिटेन से आ रहा था। और हमारी इकोनॉमी में उस समय हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे, और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हैंडमेड होते हैं। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैंडमेड होते हैं, जिसकी वजह से उनके जो प्राइसेस होते हैं वो कंपैरेटिवली हाई होते हैं, हाई प्राइस्ड गुड होते हैं वो, क्योंकि उस तरह के प्रोडक्ट्स को बनाने में जो मेहनत है वो लगती है ज़्यादा, जिसकी वजह से उनकी कीमतें जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हाई प्राइस्ड थे, हैंडमेड थे, तो बहुत ज़्यादा सफाई से बने हुए नहीं थे, मतलब बहुत फिनिश्ड नहीं थे। और उसकी तुलना में फाइनल गुड्स जो विदेशों से आ रहे थे वो मशीनों से बने हुए थे, और फिनिश्ड होते हुए भी उनकी कीमत जो है वो कंपैरेटिवली कम थी। तो बीइंग अ कंज्यूमर, जितने भी देश के उपभोक्ता थे, हमारे देश के उपभोक्ता, वो फाइनल गुड्स जो कि ब्रिटेन से आ रहा था उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, ना कि वो प्रोडक्ट्स जो हमारे देश में बन रहा था। तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की डिमांड को कम करा दिया गया बाय द कंज्यूमर्स, बाय अवेलिंग देयर, मतलब उनको अवेलेबल कराते हुए मशीन मेड्स गुड को, जिसकी वजह से भी फाइनल गुड्स ब्रिटेन के और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स इंडिया के, इनके बीच में कंपटीशन हुआ। और इस कंपटीशन में हमारे देश के जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो उस कंपटीशन में से बाहर हो गए, और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स का डिमांड घटने के कारण इंडस्ट्रीज़ ने गुड्स को प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। और इस वजह से भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी हमारे देश की वो धीरे धीरे बंद होती चली गई, क्योंकि जब तक गुड्स को परचेज नहीं करेंगे लोग तब तक गुड्स बनेगा नहीं, बिकेगा नहीं। और जब वस्तु बिक ही नहीं रही है तो फिर उस सामान को बनाकर इंडस्ट्रीज़ को कोई बेनिफिट नहीं होगा, और इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए भी पैसे चाहिए। तो वो पैसे इंडस्ट्रीज़ कैसे अर्न करती है? तो जब वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं और उसको बेचते हैं, तो बेचकर जो उनको पैसे रिसीव होते हैं उन्हीं पैसों का वो दोबारा इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। बट इंडिया में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के डिमांड को घटा दिया गया मशीन मेड्स गुड को अवेलेबल कराकर, और इससे हमारे देश में खुद के देश में बनी हुई वस्तुओं का डिमांड घट जाने से हमारे देश के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ा। और हमारे देश के जितने भी आर्टिस्ट थे जो कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्शन में इंगेज हुआ करते थे, उनको मैसिव स्केल पे अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, और भी कारण थे, जैसे कि चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जो उपभोक्ता वर्ग के लोग थे, जितने भी कंज्यूमर्स थे देश के, धीरे धीरे उनके डिमांड में, उनके टेस्ट में, उनके प्रेफरेंसेस में बदलाव देखा गया। जो लोग थे हमारे देश के वो धीरे धीरे ब्रिटिश प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते चले गए, क्योंकि ब्रिटिश प्रोडक्ट जो थे वो ज़्यादा फिनिश्ड थे। ब्रिटिश प्रोडक्ट का जो डिमांड था हमारे देश में वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया, जिससे कि हमारे देश में खुद उत्पादित वस्तुओं का डिमांड घटा, और अपने देश में जो वस्तु बनने लग गई उसकी बिक्री बंद हो गई। और जिन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा वैसे प्रोडक्ट्स को बनाया जाता था, उन इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान हुआ, और वो इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे बंद होते चले गए। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया, लोगों का जब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होता है, लोगों ने डिमांड करना चेंज कर दिया, डिमांड करना कम कर दिया, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ उन प्रोडक्ट्स को बनाना बंद कर दिए। और जब इंडस्ट्रीज़ ने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बंद किया तो धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ का डिके होने लग गया, इंडस्ट्रीज़ भी बंद होते चले गए। तो धीरे धीरे लोगों के टेस्ट में, उनके चॉइसेस में बदलाव हुआ, और ब्रिटिश प्रोडक्ट की डिमांड इंडिया में बढ़ जाने के कारण भी
हमारे देश के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नुकसान उठाना पड़ा, इंडस्ट्रीज़ बंद होती चली गई। और भी पॉइंट्स हैं जैसे कि फॉल इन इनकरेजमेंट टू इंडियन हैंडीक्राफ्ट। हमारे देश के जितने भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी, उनके प्रोडक्शन के दौरान जो भी उनको इनकरेजमेंट मिला करता था पहले के टाइम पे, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, तो ब्रिटिश रूल से भी पहले हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो हैं वो प्रेजेंट थे और उनको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनकरेजमेंट दिया जाता था बाय द डिफरेंट कंट्रीज़ और अलग अलग देश के लोगों के द्वारा उन प्रोडक्ट्स को काफ़ी हद तक यूज़ किया जाता था, पसंद किया जाता था। बट धीरे धीरे ब्रिटिश रूल के कारण जो इनकरेजमेंट हमारे कंट्री के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को मिलता था वो कम होने लग गया। फॉरेन कंट्रीज़ से तो वो कम हुआ ही हुआ, फॉरेन कंट्रीज़ से तो ये इनकरेजमेंट कम हुआ ही हुआ, साथ में जो हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी की अगर हम बात करें, अगर हम अपने देश की खुद की बात करें, तो देश में लोगों के द्वारा भी हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं किया गया। जैसा कि हमने देखा कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस लोगों का चेंज होने लग गया क्योंकि लो प्राइस्ड मशीन मेड्स गुड आ गए थे, जिसकी वजह से हमारे खुद के देश के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के इनकरेजमेंट में भारी मात्रा में कमी आ गई। और इस कमी का परिणाम ये हुआ कि हमारी इंडस्ट्रीज़ जो थी वो धीरे धीरे बंद होती चली गई। और इसी के साथ हमारे देश का जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी, उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। और आज़ादी के वक्त तक देश की ये हालत हो गई थी कि आज़ादी के बाद भी हमारे देश का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया। इनफैक्ट जो भी उनकी स्थिति थी वो और बद से बदतर ही हो गई थी। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अच्छा ये तो था डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, अगला था हमारा स्लो प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़। तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के स्लो प्रोग्रेस का कारण ये है कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में आपको काफ़ी हैवी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वहीं पर हमारे देश में बात करें तो लोगों के पास इन्वेस्टमेंट की भारी मात्रा में कमी थी, पैसे नहीं थे लोगों के पास, और पैसे नहीं होने के कारण देश में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना जो है वो नहीं हो पाई, या हुई भी तो बहुत कम, जितना हमारे देश को ज़रूरत था उतना नहीं हो पाया, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर में इतने पैसे मौजूद नहीं थे कि देश में बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की जा सके, जिसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशंस बिगड़ गए। मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का प्रोग्रेस बहुत ही स्लो हुआ। देश में अकॉर्डिंग टू नीड जितने की ज़रूरत थी उतनी नहीं हो पाई, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में लोगों के पास पैसे की भारी मात्रा में कमी थी। और पब्लिक सेक्टर की बात करें तो अंग्रेज़ों ने पब्लिक सेक्टर को भी इतना ज़्यादा डेवलप होने का चांस नहीं दिया था। और ये वजह रही कि देश में जो उद्योग थे वो तो बंद हो गए और जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ थे उनका प्रोग्रेस नहीं हो पाया, बहुत ही स्लो रहा। और इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो आज़ादी के वक्त में काफ़ी बुरी स्थिति में था, उसकी हालत ठीक नहीं थी ड्यू टू द ब्रिटिश रूल। उन्होंने कई तरह के ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए और लगाए जिससे कि इंडियन इकोनॉमी के इंडस्ट्रियल सेक्टर पर काफ़ी बुरा असर देखने को मिला। इसी के साथ हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कंप्लीट होता है, जस्ट लाइक द एग्रीकल्चर सेक्टर। हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी कंप्लीट कर लिया है। इसके फीचर्स हमने देखे कि क्या स्थिति थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, और जो भी स्थिति थी कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ बंद हो गए थे और मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ स्लो था, तो उसके पीछे के कारण क्या थे वो हम लोगों ने देख लिया है। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेक्टर को डील करेंगे जो कि होगा हमारा फॉरेन ट्रेड सेक्टर। क्या सेक्टर है और उस पे किस तरह से ब्रिटिश रूल के कारण बुरा असर पड़ा, हम उन पॉइंट्स को, उन अफेक्ट को, इम्पैक्ट को डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।